ध्यान दीजिएगा, एकदम शांत रहिएगा। जैसे गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आवेश गतिमान है तो आवेश आपको बताया गया था कि मान लीजिए कि आवेश किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो अपने आसपास वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो अपने आसपास वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उन्हें वैद्युत आवेश कहते हैं, है ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। धनावेशित प्रोटॉन होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। एकदम मत बोलिए आप लोग, हम खुद ही बोलेंगे हर प्रकार के सवाल को, जहाँ दिक्कतें होगी बोलेंगे। तो यानी आवेश, आपको बात आई है कि आवेश, सबसे पहले कंडीशन आती है कि यहाँ पर हमें ये चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश है। तो जैसे कोई भी आवेश गति करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। या किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कब पता चला? तो 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में ओस्टेट ने, ओस्टेट वैज्ञानिक था जो 1820 ईस्वी में उन्होंने किसी चालक में धारा को प्रवाहित किया और धारा को प्रवाहित करने के बाद ये देखा कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का रीजन है कि वो जब वो कंपास की सुई लेकर गया, तो जैसे कंपास की सुई लेकर गया तो वो कंपास की सुई हिलने लगी। यानी जब वो चालक में धारा प्रवाहित किया और चालक में धारा प्रवाहित करने के पास कंपास की सुई ले गया। कंपास आप लोग मोबाइलों में देखे होंगे, मोबाइल में अक्सर कंपास होती है जो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। कंपास को चुंबकीय सुई के नाम से जाना जाता है। या ये मार्कर ही ले लीजिए, मार्कर को एक दंड चुंबक ही समझ लीजिए, लंबा है, और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी पृथ्वी पर। यानी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। लेकिन हाँ, भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न इसकी दिशाएं होगी, जो आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। चुंबकीय में उत्तर, दिशा में उत्तर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वर्तमान में ये फिलहाल समझिए कि ये जब किसी दंड चुंबक या चुंबकीय सुई को पृथ्वी पर कहीं भी लटकाया जाए स्वतंत्रता पूर्वक तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरते। जैसे आप लोग मोबाइल खोल के कभी घर पे जाके कंपास देख लीजिए, उसमें कंपास लिखा होगा, जैसे खोलेंगे कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में वो हिलने लगे, दिखाई देने लगे। आपका नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट बताने लगेगा। तो इस कंडीशन है। तो हम सबसे पहले से जैसे मान लें कि गतिमान आवेश है, तो वह गतिमान आवेश क्या क्या करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो जिस तरह से आप वैद्युत क्षेत्र पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाते हैं तो वो अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उन्हें वैद्युत आवेश कहते हैं, या वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत बल क्या है? तो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, यानी आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। ये कंडीशन जैसे मान लीजिए कि आप चेक किए होंगे, जैसे इसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद आप देखे होंगे ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, यानी घर्षण के कारण यह आवेशित हो जाता है। आवेशित यानी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे Na+, Mg+, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, यानी पोटेशियम पर प्लस, यानी कैल्शियम पर डबल प्लस, यानी ये देखा कि आपने ये आवेशित हो गया, सोडियम आवेशित हो गया, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धनायन बनाने की प्रवृत्ति होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग गए ये आवेशित हो गए, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा तो ये उदासीन है। उदासीन इसलिए है क्योंकि, है ना, उदासीन वही न्यूट्रल, यानी उदासीन है क्योंकि इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन है उसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है तो बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दोनों किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की मात्रा सेम हो, समान हो, तो वह परमाणु उदासीन होता है। बैठते जाए वह परमाणु, आगे से आओ, इधर से बैठो, वह परमाणु उदासीन होता है। यानी कोई भी तत्व है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तभी वो आवेशित हो सकता है। यानी आवेशन की घटना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होता तो आवेशन की घटना नहीं होता। यानी जब हम रगड़ते हैं तो ये फ्रैक्शन के कारण यह आवेशित हो जाती है। उसी तरह से अगर हम किसी वस्तु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो भी आवेशित हो जाएगा। वो प्रेरण के कारण होता है और एक घर्षण के कारण होता है। यानी प्रेरण के कारण भी वस्तुएं आवेशित होती है। तो इस कंडीशन में हम अब इसमें पढ़ेंगे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की कंडीशन में, फिर हम रिवीजन करेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाएंगे। जैसे मान लीजिए चुंबक रखे होते हैं तो चुंबक से कैसे पता चलता है कि नहीं इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। जब चुंबक के पास या लोहा लाते हैं या कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तब तो आपको पता चलता है कि नहीं ये खींच रहा है या धकेल रहा है। तो चुंबक के पास कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ लाते हैं, प्लास्टिक लाते तो नहीं होता है, कोई चुंबकीय पदार्थ लाएंगे तभी वो अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव करता है, या तो उसे खींचेगा या तो ढकेलेगा। तो जहां तक वो अनुभव करता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी अब हम आपको बता रहे हैं कि गतिमान आवेश है चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले पढ़िए चुंबकीय क्षेत्र क्या है। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब किसी चुंबक के चारों ओर अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं या चुंबकीय सुई लाते हैं तो अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव करता है। उस पर एक बल होगा जो क्षेत्र की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे चुंबक के आसपास कोई दूसरा चुंबकीय सुई या नाल चुंबक या दंड चुंबक बोलते हैं इसको, जब लाते हैं तो ये क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रवृत्ति रखेगा, क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रवृत्ति रखता है। अर्थात इस पर एक बलजुग्म का गुण कार्य करेगा। बलजुग्म इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, ये घुमाने का प्रवृत्ति रखता है। तो जब कोई पिंड किसी अक्ष के ऊपर तो घुमाने का प्रवृत्ति रखता है तो उस बल को बलाघूर्ण कहते हैं। यानी फिर सुन लीजिए, जब किसी चुंबक के चारों ओर कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय सुई लाते हैं तो अपने आसपास चुंबकीय बल का अनुभव करता है या उस पर एक चुंबकीय बल आरोपित हो जाता है जो क्षेत्र की दिशा में घुमाने के प्रवृत्ति रखता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप शॉर्ट का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो अपने आसपास चुंबकीय बल का या चुंबकीय बलाघूर्ण का अनुभव करता है, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अब चुंबकीय बल, जैसे चुंबकीय बल रखा है या चुंबकीय क्षेत्र रखा है, एक निश्चित दिशा में लगती है। ये कंडीशन बायो और शेवार्ट ने इसका ये कंडीशन ओस्टेड ने बताया था। ओस्टेड ने बताया था कि जब कोई धारावाही चालक में, ठीक है, इन्होंने एक चालक लिया, इस चालक को बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी में धारा जब इधर से भेजा तो कंपास की सुई इस दिशा में थी। जब जैसे ही धारा देखे दिशा बदला, अब कंपास की सुई इस दिशा में मुड़ गई, है ना, यानी धारा का मान पलटा। जैसे ये अब धारा इधर से बहने लगे तो दिशाएं बदल गई। यानी इससे निष्कर्ष निकाला कि धारावाही चालक, जैसे मान लें कि चालक है, चालक में जब धारा भेजेंगे तो उसको बोलते हैं धारावाही चालक।
जब किसी चालक में धारा भेजते हैं तो उसको बोलते हैं धारावाही चालक, और धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल यही निष्कर्ष निकला। या गतिमान आवेश अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले अब हम चैप्टर का शुरुआत करेंगे। अभी हमने केवल इसके बारे में बताया। अच्छा, कंडीशन में आपका क्या आता है, यानी आपका पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना बोलते हैं, संकल्पना या चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो फिर सुन लीजिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है या चुंबकीय सुई लाया जाता है, तो उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी उस पर एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है। बलयुग्म का आघूर्ण जो क्षेत्र की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र सदैव उत्तरी ध्रुव से निकल के, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसे नॉर्थ और ये साउथ है, तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। जो आपने प्रथम चैप्टर में ही पढ़ लिया था, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। यानी देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करते हैं। चुंबक के बाहर, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है ना। चुंबकीय बल रेखाएं ये बंद वक्र बनाते हैं, देख रहा है ना। जबकि आप लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में माइनस Q1 प्लस Q आवेश। चुंबकीय बल रेखाएं, अरे वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो ये आपने पढ़ा था वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यह बंद वक्र नहीं बनाती, जैसे ऐसे बंद वक्र मैंने ऐसे वक्र रेखाएं तीन प्रकार के होते हैं, सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा और वक्राकार रेखा। तो यह बंद वक्र नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। यानी देखिए, आपने ये भी पढ़ा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि ये काटती तो इनके काटान बिंदु पर बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कि इस ये जो रेखाएं जा रही है इस दिशा में बल होगा, ऐसे बिंदु पर इसके लिए इस दिशा में बल। इनके काटान बिंदु पर बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात एक ही चुंबक से, एक ही आवेश से, एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा। जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बल एक वैद्युत बल एक सदिश राशि है जो एक निश्चित दिशा में लगती है। समझ पा रहे हैं? वैद्युत बल एक सदिश राशि है, एक निश्चित दिशा में होना चाहिए। अब यहाँ पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटती तो इनके कटान बिंदु पर, यानी प्रच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि यह काटती तो इनके कटान बिंदु पर बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। जबकि ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं भी एक सदिश राशि है। यानी हम बोल सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं का गुण आता है पेपर में, तो आप बोलेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। अरे सॉरी, मिस्टेक हुई है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि प्रतिच्छेद करती यानी काटती तो उनके कटान बिंदु पर बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैद्युत बल एक सदिश राशि है। चुंबकीय बल रेखाएं कोमल एवं लचकदार होती है,
जैसे मान लीजिए दो चुंबक को तोड़ के ऐसे चिपकाओगे तो जंपिंग जैसे लगता है कि स्प्रिंग जैसे कर रहा है, दोनों चुंबक को तोड़ कर ऐसे चिपकाने का प्रयास करो, चिपकेगा नहीं लेकिन वो लचकता रहेगा। यानी उसमें हम हाथ ऐसे डाल देते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कोमल एवं रस्सी के समान लचकदार होती है। तो ये रहा वैद्युत बल रेखा चुंबकीय बल रेखाओं का गुण। ठीक है, अब जो है कंडीशन आती है कि चुंबकीय, जैसे पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो देखिए अगर हम पृथ्वी पर किसी चुंबक को लटाएंगे तो ये सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ठीक पृथ्वी को एक कल्पना किया गया है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बड़ा चुंबक है जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बड़ा चुंबक है जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव कर लगता है, तभी तो उसके ऊपर विपरीत ध्रुव लगता है। देखिए जैसे आपने क्या देखा, ये किसी चुंबक के, देखिए चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं, जबकि इसके अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव है कि नहीं है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जबकि बाहर उत्तरी ध्रुव से। ये कन्फर्म है, किसी को दिक्कत है? अब जब चुंबकीय बल मैंने कंडीशन आया कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय कंडीशन को पता चला, तो बाद में ओस्टेड ने 1820 ईस्वी में बताया गया था। जैसे अगला हेडिंग है ओस्टेड का प्रयोग। ओस्टेड ने क्या प्रयोग किया था, आता है पेपर में कि आपने ओस्टेड का प्रयोग तो परिभाषित कीजिए। तो ओस्टेड ने क्या किया था, देखिए एक चालक लिया, ये 1820 ईस्वी की घटना है। उन्होंने एक चालक लिया और चालक ए बी मान लिए, और चालक को एक कुंजी सहित बैटरी से जोड़ दिया। कुंजी जैसे ये है आपका स्विच, तो बैटरी को कुंजी सहित माने स्विच यानी कुंजी सहित माने जोड़ दिया, और उसमें देखिए हमेशा धारा प्लस से माइनस को चलती है, तो धारा जाती है। तो ओस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक चालक को कुंजी सहित बैटरी से जोड़ा, उसके बाद उसमें धारा प्रवाहित किया। धारा प्रवाहित करने के बाद उसके पास कंपास की सुई ले गया। जैसे ही कंपास की सुई ले गया तो कंपास की सुई विक्षेपित होने लगी। जब उसमें धारा का मन बढ़ाया तो विक्षेप बढ़ गया, धारा का मन घटाया तो विक्षेप घट गया। जब उसको तेजी से ले गया उसके पास तो विक्षेप बढ़ गया, माने इसके पास कंपास की सुई को तेजी से ले गया तो विक्षेप बढ़ गया। यानी धारा को मान को पलट दिया। अब धारा इधर से ना बहकर इधर से बहने लगी, तो जब धारा इधर से बह रही थी तो चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। पहले वो ऐसे थी इस दिशा में, अब वो इस दिशा में हो गई। चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। यानी जब धारावाही चालक में धारा की दिशा को बदला तो कंपास की सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई, माने वो विपरीत दिशा में घूम गई। इससे निष्कर्ष निकाला कि धारावाही चालक अपने आसपास एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऐसे किसी भी दिशा में नहीं, एक निश्चित दिशा में। यानी धारावाही चालक या गतिमान आवेश अपने आसपास एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसने बस एक ही निष्कर्ष निकाला, उसने एक कथन दिया। ध्यान दीजिए ओस्टेड का कथन क्या था, धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में उत्पन्न करता है, या गतिमान आवेश या धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एक निश्चित दिशा में। ठीक है, इसके प्रयोगों को आधार पर बायो एवं सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में अंत में बायो और सेवर्ट ने इसकी पुष्टि के लिए
उन्होंने प्रयोग किया। जैसे आखिर कोई वैज्ञानिक कह देता है कि नहीं ये चीज़ है, तो आखिर उसकी पुष्टि तो करना पड़ेगा। तो उसकी पुष्टि के लिए 1820 ईस्वी में ही बायो एवं सेवर्ट ने इसकी पुष्टि की और उसने धारावाही चालक में जो धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उस पर एक सूत्र स्थापित किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यानी देखिएगा, देखो अब यहां से कंडीशन आते हैं कि कोई भी सूत्र का निगमन आसानी पूर्वक होता है। आप चाहोगे तो आसानी पूर्वक निगमन कर सकते हो। सबसे पहले देखो बायो सेवर्ट के सूत्र के जैसे आप पेपर में बैठे हो और आपको निगमन पता नहीं है, लेकिन एक पता होना चाहिए कि वो बायो सेवर्ट का सूत्र क्या है। केवल एक चीज पता होना चाहिए, तभी जाकर पूरा आप छाप सकते हैं हिस्ट्री। बायो सेवर्ट का होता है μ0/4 पाई आई डेल एल, आप लोग बन के जवाब साइन θ/r। ये बायो सेवर्ट का नियम है, सूत्र है। यानी μ0/4 पाई आई डेल एल साइन θ/r²। अब देखिए कैसे आप डिराइव करेंगे। मान लीजिए इसने तार लिया, इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है, और उस बिंदु P पर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कोई तार लिया, उस तार का छोटा हिस्सा एक चालक खंड डेल ले लिया और उसमें I धारा प्रवाहित कर दिया। आपने एक तार लिया और तार का छोटा हिस्सा छोटा खंड डेल लिया और उसमें I धारा प्रवाहित किया, और आपने चालक खंड से जो बिंदु मिलाने वाली रेखा है, चालक खंड से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच को आपने थीटा कोण मान लिया। अब देखिए कैसे आप इसको डिफाइन करके लिखेंगे कि धारावाही चालक के आसपास किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, ये बी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप बोलेंगे ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा है, ये चालक खंड की लंबाई है, और ये साइन को जिया बोलते हैं। साइन को जिया नहीं पढ़े हैं, और काश को खोजिया, अरे सुने होगे पल पल न माने टिंकू जिया, ठीक है, हाँ, और ये काश को खोजिया कहते हैं। तो केयर कीजिएगा, देखो कैसे, यानी और ये जो R है चालक खंड से दूरी है। तो कैसे देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे, तो धारावाही चालक के आसपास हेडिंग दे देगा कि धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का निगमन कीजिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। तो दे दिया, तो आपने केवल लिखा, देखिए धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आवाज आ रही है, धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा है ना, सीधा है ना, तो सीधा तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। तो धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, सभी का फर्स्ट। फिर लिखेंगे धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बार बार लिखते जाएंगे। चालक खंड के लंबाई, ये चालक खंड की लंबाई है ना, चालक खंड की लंबाई के अर्थात ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है। धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में लिखेंगे। ये जो देख रहा है ना थीटा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा, चालक में बहने धारा की दिशा तथा चालक खंड से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा और चालक खंड से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के जिया, है ना, ध्यान देना है। यह देख बोल सकते हैं कि साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का अनुपात है, साइन थीटा बोल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, थोड़ा सा अच्छा डालिए। यानी ये जो थीटा है
थीटा की देखिए दो किरणों को झुकाव को कोण कहते हैं, दो किरणों को झुकाव को कोण कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, देखिए ये किरण ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, तो इस रेखा का नाम है चालक में बहने वाली धारा की दिशा। ऐसे जा रही है धारा, तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा चालक खंड से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या के अनुपाती है कि नहीं। चालक देखिए और जो आर क्या है, दूरी है ना, चालक खंड से उस बिंदु की दूरी, चालक खंड से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। चालक खंड से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के अर्थात उतना। तो क्या करेंगे, अब देखिए आपने सारा सिस्टम इसी को बना लिया। देखिए सूत्र है ना, इसी को आपने क्या किया, बी अनुपाती आई, बी अनुपाती डेल एल, माने चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड की लंबाई के अनुपाती, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुपाती, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। और इन चारों समीकरणों को लेकर आपने क्या बनाया, बी अनुपाती आई डेल एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। और जैसे अनुपाती का चिन्ह हटाया, आप तो जानते हैं कि म्यू 0 अपन में 4 पाई लगा दिए। नियतांक सबका हर सूत्रों के लिए अलग अलग नियतांक होता है। तो b = म्यू 0 अपन में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ मात्रक की तो बात आई कि मात्रक कैसे याद रखना पड़ेगा। तो मात्रक लेते कि कुछ फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि F = IBL sin थीटा होता है, मैक्सिमम के लिए F = IBL होता है, अधिकतम के लिए। ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल है, इसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर B बराबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना है, तो B बराबर देखिए A बटा में I इंटू, तो बल के मात्रक न्यूटन और धारा का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये रहा बायो-सैवर्ट का नियम। इसे लाप्लास का नियम भी कहते हैं, लाप्लास का भी नियम कहते हैं। और ये कंडीशन, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियमों का प्रयोग किया गया, यानी मैक्सवेल का कार्ल-स्क्रू नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, जो अभी हम बताएंगे। तो आइए, जैसे कंडीशन आते हैं कि आपने सूत्र पे ये कंडीशन आपको पता चला। अगला सूत्र देखिए, ये तो रहा कि एक समान देखिए, यानी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का निगमन है ना। अब जो है जैसे पेपर में कभी कभी देता है, जैसे इसमें 3-4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लेकिन कब, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तब। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अगर कोई चालक, माने उसमें धारावाही चालक में धारा बना चाहिए। अगर किसी धारावाही चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं, जब किसी धारावाही चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, उसे ही धारावाही चालक पर लगने वाला बल कहा जाएगा। और वो धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारक पर निर्भर करता है, देखें F = IBL sin थीटा होता है। अब इसे कैसे डिराइव करोगे, जैसे धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F = IBL sin थीटा। आपने फिगर बना दिया, जैसे ऐसे मान लेंगे, चालक दे दिया, ठीक है, और आपने ऐसे दिशा दे दिया, है कि नहीं है। ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा। अब चालक में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, और मान लीजिए कि चालक की दिशा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके बीच थीटा कोण स्थित है, और पूरी चालक की लंबाई L मान लीजिए, है कि नहीं है। चालक की लंबाई L मान लिया,
तो आप कैसे निकालोगे? देखो इसको कैसे ड्रा करोगे एकदम छोटे समय में। देखिए क्या होगा, आप ये जानते हैं कि धारावाही चालक पर यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र है। अब इसको आप परिभाषित करना चाहते हैं, निगमन करना चाहते हैं, तो कैसे? बस इसी फॉर्मूला को उठा लो। देखो आगे हमेशा बोलना है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चालक में धारा किसमें बढ़ रही है? चालक में ना। धारावाही चालक पर लगने वाला चालक में प्रवाही धारा के अनुक्रमानुपाती। इक्वेशन फर्स्ट, धारावाही चालक पर लगने वाला भाई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है ना। देखिए सीधा सब है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल भाई धारा के अनुपाती, किसके? चालक में बने धारा के अनुपाती ना। धारावाही चालक पर लगने वाला बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक खंड के लंबाई के, ये चालक के लंबाई के अनुपाती। धारावाही चालक पर लगने वाला बल यानी देखिए साइन थीटा बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि चालक में बहने धारा की दिशा, ध्यान दीजिए यही थोड़ा सा उठपटांग है ना। चालक में बहने धारा की तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण, चालक में बहने धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण के जिया के अनुक्रमानुपाती। कोई दिक्कत है? और जब आप समीकरण फर्स्ट सेकंड निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से F अनुपाती IBL sin थीटा, उसी को उठाकर हमने क्या किया, बारी बारी से दिखा दिया और अनुपाती का चिन्ह हटाया। F नियतांक लगा दीजिए IBL sin थीटा। M के स्पत्ति में K का मान 1 होता है। आप लोग डिस्टर्ब है, M के स्पत्ति में M के S पदार्थ में K बराबर 1 होता है ना। M के स्पत्ति में K का मान माने मीटर किलोग्राम सेकेंड K का मान 1 होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे F = IBL sin, सूत्र का निगमन हो गया। तो आपको बस इसी को उठाकर इसको डाल देना। अब इसी में आता है इंपॉर्टेंट है जो लॉरेंज बल, गतिमान आवेश पर लगने वाला, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल यानी लॉरेंज बल। यानी जब कोई आवेश जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेश किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कोई दिक्कत? और लॉरेंज बल का सूत्र कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए F = QVB sin थीटा, ठीक है। ये लॉरेंज बल का सूत्र होता है, F = QVB sin थीटा। अब इसको देखिए सेम प्रोसेस, ये आवेश है ना, पेपर में देता है कि गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल है ना, या गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र का निगमन कीजिए, या गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का निगमन कीजिए, या लॉरेंज बल का निगमन कीजिए। कई प्रकार के प्रश्न उठा सकता है घुमाकर। आपको दिमाग में रखना कि लॉरेंज बल होता क्या है। अब इसको निगमन करने का कहता है, ये सूत्र लिखने के नहीं कहता है। इस पर सवाल भी आते हैं, आपको सूत्र तैयार है तो सवाल भी कर सकते हैं, आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं, निगमन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे लिख देंगे, आखिर बल किसका है? तो गतिमान आवेश का बल है ना, वो तो हीटिंग में दे दिया है, जैसे प्रश्न उठाया उसी में पूछ दिया है कि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो आपने लिख दिया गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। आवेश हो सकता है ना, क्यों को किस दर्शाते हैं? आवेश है ना। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल आवेश की मात्रा होती है, आवेश की मात्रा के अंतर्गत गतिमान आवेश पर लगने वाला बल आवेश के वेग है। ये आवेश चल रहा है, गतिमान आवेश पर लगने वाला आवेश के वेग के अनुपाती आवेश पर लगने वाला बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती। देख रहे हैं, आवेश पर लगने वाला बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के आवेश पर लगने वाला बल। अब भाई देखिए
फाई जो है क्षेत्र की दिशा, ये जो थीटा है ना ऐसे बनता है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, इस पर चालक पर लगने वाला बल होता है और ये आवेश की गति होती है, इसी के बीच में थीटा होता है। तो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल जो है क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा तथा आवेश की गति की दिशा के बीच बने कोण, क्षेत्र की दिशा तथा आवेश की गति के दिशा के बीच बने कोण के जिया के अनुपाती होता है। कोई दिक्कत है? अब चारों समीकरणों के लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से ए अनुपाती क्यू भी बी साइन थीटा, अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे वही ये लगाते हैं। ऐसे में भी एम के स्पत्ति में के का मान F इक्वल टू क्यू भी, जो ये आपको बायस से बाट का देखे, बायस से बाट का नियम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल नियम रहा, और ये लॉरेंज बल और दो समांतर चालकों के बीच, दो समांतर चालकों के बीच बल, उसका सूत्र निगमन करेंगे। और एक है वृत्तकार धारावाही लूप के कारण किसी, वृत्तकार धारावाही लूप के केंद्र